मैं सांस रोककर खून की बदबू के स्रोत की तरफ एक एक कदम बढ़ा। अचानक इतना बड़ा दुख मुझ पर टूट पड़ा जैसे समंदर की लहरें मुझे डुबो रही हो। मेरे पिता मर चुके थे, पूरा शरीर लहूलुहान था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, सिर्फ सफेद हड्डियों का ढांचा बचा था जिन पर मांस के टुकड़े चिपके थे। मैं रोते हुए सतीश चाचा और माँ को बुला लाया। सतीश चाचा का चेहरा पत्थर जैसा हो गया, वह कुछ बोल ही नहीं पाए। नहीं, यह नामुमकिन है छेदीलाल, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बेरहमी किसने की? आखिर छेदीलाल को किसने मारा? सतीश चाचा आंखों में भरे आंसू रोकते हुए बोले, ये इंसान नहीं भेड़िया था। मैंने जमीन पर बिखरे भेड़ियों के पैरों के निशान देखे और पिता की हालत भी वैसी ही थी, इसलिए सबने मान लिया कि पिता भेड़ियों का शिकार बने। सतीश चाचा ने पिता की लाश उठाई और हम तीनों बेसुध हालत में घर लौट आए। जब दादी ने पिता की लाश देखी तो उनका व्यवहार अजीब था। वह रोई नहीं, बस लाश को देखती रही। दुख था पर मातम नहीं। उसी समय गांव का प्रधान और ओझा कई लोगों के साथ दरवाजा तोड़कर घुस आए। ओझा दादी की ओर इशारा करके चिल्लाया, ये भयानक आत्मा है। प्रधान और गांव वाले दादी को बांधने लगे। सतीश चाचा सामने खड़े हो गए और बोले, मेरे भाई को माँ ने नहीं खाया। रुको, ओझा बोला, अगर आज नहीं रोका तो अगला मरने वाला तुम हो। क्या तुम पूरे गांव को मरवाना चाहते हो? सतीश चाचा अकेले पड़ गए और दादी को जबरन ले जाया गया। गांव की रस्म के मुताबिक 3 दिन बाद दादी को सबके सामने मंदिर में जिंदा जला दिया जाना था। पिता मर चुके थे, दादी पकड़ ली गई थी, सतीश चाचा टूट चुके थे। अगले दिन जब मैं सतीश चाचा के घर गया तो वह पागल हो चुके थे। अकेले कमरे में बड़बड़ा रहे थे, मांस खाना है और हंस रहे थे। मैं घर लौटकर बसंती माँ को संभालता रहा ताकि वह कोई गलत कदम न उठा ले, लेकिन पिता की मौत मुझे अंदर से खटक रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि पिता का पूरा शरीर कटा फटा था और गर्दन बिल्कुल सही थी। मैंने माँ से कहा, भेड़िया तो पहले गर्दन काटता है ना? माँ बोली, हाँ, तो फिर पिता की गर्दन पर कोई घाव क्यों नहीं है? ये बात अटपटी है। माँ एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, जरूरी नहीं, जानवर इंसान जैसे नहीं होते, जहाँ मौका मिला वहीं काट लिया होगा। शक के साथ मैं दोबारा उस जगह गया जहाँ पिता की लाश मिली थी। मैंने देखा सारे भेड़ियों के पैरों के निशान सिर्फ आने के थे, जाने के नहीं। अगर भेड़ियों ने वहीं खाया होता तो खून उनके पैरों में लगता और लौटते समय साफ निशान होते, लेकिन एक भी वापसी का निशान नहीं था। क्या भेड़िए खाकर हवा में गायब हो गए? यह असंभव था। मैं यूं ही पहाड़ों में भटकता रहा, तभी फिसलकर झाड़ियों में गिर गया। मेरे सामने 2 भेड़िए पड़े थे और हम आमने सामने थे। मैं चीख पड़ा, फिर ध्यान से देखा तो वे दोनों मरे हुए थे। उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, मुंह पर खून लगा था और शरीर ताजा था। यही वे भेड़िए थे जिन्होंने पिता को खाया था। क्या इन्हें सांप ने काटा था? तभी मेरे दिमाग में खौफनाक ख्याल आया, क्या यह मुमकिन है कि पिता भेड़ियों से पहले ही मर चुके थे? सांप के जहर से। मैंने पूरी बात जोड़ी। पहले पिता को जहर दिया गया, वह मर गए, फिर भेड़ियों ने लाश को पेट से खाना शुरू किया। जहर मांस में था और भेड़िए भी जहर से मर गए, इसलिए पिता की गर्दन सही रही। लेकिन सवाल यह था कि भेड़ियों की लाशें वहां क्यों नहीं थी और जाने के निशान भी क्यों नहीं थे? तभी एक और डरावनी सच्चाई सामने आई। हो सकता है पिता की हत्या की गई हो, किसी इंसान ने जहर दिया हो, उसके बाद भेड़ियों को मरने दिया गया और फिर उनकी लाशें उठाकर दूर फेंक दी गई ताकि सबको लगे कि यह भेड़ियों का हमला था। इतना सोचते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अगर यह सच है तो असली हत्यारा हमारे बीच ही है।